हेलो बच्चों, मैं तेजेश दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और रिवीजन इसका हम करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपने ये चैप्टर एक बार पढ़ा हो ताकि इसको आप और अच्छे से समझ सको। वी आर नॉट गोइंग सो मच डीप इन दिस चैप्टर, ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, हम जल्दी से क्विकली इसका रिवीजन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर फॉर अवर रिवीजन। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और कुछ इस तरह की इक्वेशन होती थी जैसे मान लो सपोज 2x + 3y = 5 लिखा हुआ है, या x + y - 5 = 0 इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, वो भी टू वेरिएबल्स में, क्योंकि यहाँ टू वेरिएबल्स है। देखो, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, ठीक है। और x के साथ इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज़ अ नंबर, ठीक, एक कांस्टेंट है ये। तो अगर जनरल में देखूं तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म कुछ ax + by + c = 0 इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं, वेयर x एंड y आर द वेरिएबल्स एंड a b c आर कांस्टेंट, ठीक। और यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि ये a और b ये दोनों ही 0 नहीं हो सकते, इनकी वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने 0 रखा तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा या ये पार्ट हट जाएगा, ठीक। तो एक लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई होती है। अब बात करते हैं कि जैसे सपोज यही लीनियर इक्वेशन है x + y - 5 = 0। तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किसे कहेंगे आप? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक। जैसे यहाँ लिखा है x + y - 5 = 0। अब सपोज लेट मैंने x की वैल्यू को सपोज किया 2 है और y की वैल्यू को सपोज किया 3 है, और अगर मैंने ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रखी तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? तो आई विल गेट 2 + 3 - 5 = 0, यानी कि 5 - 5 = 0, यानी कि 0 = 0, यानी कि जो LHS है = RHS के आ गया। अगर LHS और RHS x और y की वैल्यू रखने पर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये दोनों वैल्यूज़ ही इसके सॉल्यूशन हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू 2 और y की 3 हो, x की वैल्यू आप 3 रख सकते हो, y की वैल्यू आप 2 रख सकते हो, x की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, y की वैल्यू आप 4 रख सकते हो, x की वैल्यू 4 रख सकते हो, y की वैल्यू 1 रख सकते हो। देयर आर न्यूमरस वेज, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसमें। तो अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक। ये चीज़ स्टार पॉइंट बनाकर आपको नोट करनी है। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट कि अगर इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ में बनाऊं तो क्या बनेगा। तो ये आप याद रखिए कि अगर इक्वेशन लीनियर है, वेरिएबल 2 हैं, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, यहाँ है ओरिजिन 0, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ये लाइन यूँ हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन होगी एक स्ट्रेट लाइन ही। तो हर एक लाइन एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक लीनियर इक्वेशन को एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन से हम उसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। अब जैसे आपसे कोई कहता है कि आप x + y - 5 = 0 इसका ग्राफ प्लॉट करके बताइए, तो इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा? तो आपने यहाँ इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट बनाए। अब आप ये देखिए, आप एक वैल्यू को सपोज करेंगे और दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप बनाएं बॉक्स, यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y, एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ और एटमोस्ट 3 वैल्यूज़, यानी कि कम से कम 2 वैल्यूज़ तो आप लेंगे ही, नहीं तो 3 हो तो अच्छी बात है। जैसे सपोज़ आपने देखा कि जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आई। यदि आपको नहीं पता है तो आप यहाँ रख सकते हो, ऐसे देखो मैं बता देता हूँ आपको कि आपने वैल्यू सपोज़ की कि x की वैल्यू 2 है, ये एक सॉल्यूशन है, x = 2 क्या है? एक सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो आप यहाँ लिखोगे 2 + y - 5 = 0, यानी कि y - 3 = 0, यानी कि y की वैल्यू 3 आई। तो जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 3 आई। इसी तरह से
आप और सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 4। अब इसको आपको प्लॉट करना है बस। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए कौन कौन से, एक हो गया 2,3, एक हो गया 3,2, एक हो गया 1,4। इनको यहाँ प्लॉट कर लीजिए, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 हैं, ये नेगेटिव के हैं, ये भी नेगेटिव के हैं और ये पॉजिटिव के हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप प्लॉट करिए और ज्वाइन करिए, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। जैसे 2,3 है तो पॉजिटिव का 2 एक्स पर और ये 3 इधर, ऐसे ही 3,2, 3 ये रहा, 2 ये रहा इधर, और एक है 1,4, 1,4 इधर। तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपको इस तरह से मिलेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लाइन लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। आप इसको यहाँ लिख सकते हो x + y - 5 = 0। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था 3,2, ये पॉइंट क्या था 2,3, ये पॉइंट क्या था 1,4, ये सभी इसके सॉल्यूशंस हैं। और जितने भी पॉइंट्स इस पर आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स, से सभी के सभी इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो एक लीनियर इक्वेशन की जो आप ग्राफ बनाओगे कि स्ट्रेट लाइन जो आपको मिलेगी, इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने बात की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जब एक ही इक्वेशन आप ले रहे हो तब। अब हम बात करने जा रहे हैं जब इक्वेशन 2 होंगी तब, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं पेयर यदि हो लीनियर इक्वेशंस का, तब क्या होगा। पेयर का मतलब होता है अभी एक ही लीनियर इक्वेशन थी, अब 2 आएंगी। जैसे सपोज एक लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ये 2 इक्वेशन आपको दे रखी हैं। अब इनके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं हम, तो 2 तरीके हैं इसके सॉल्यूशंस निकालने के। पहला तरीका है कि आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका है कि आप अलजेब्रिक मेथड से भी इसको निकाल सकते हो। अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अलजेब्रिकली सॉल्यूशन आप इस तरह से निकालोगे। ग्राफिकली के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक, और ग्राफ से आप बता पाओगे देख करके कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। तो ग्राफिकली के लिए तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्यूशन उसके निकाल पाओगे। और अलजेब्रिक में तो इन 3 मेथड में से कोई सा भी मेथड आप सेलेक्ट करिए, उससे आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो इसके। अगर ग्राफिकली की बात करें तो क्योंकि यहाँ 2 इक्वेशन हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो 2 लाइन्स आएंगी, ठीक है। अब ये 2 लाइन्स जो हैं ये 3 तरीके से आ सकती हैं। पहला तरीका यहाँ लिख देते हैं, दूसरा तरीका मैं यहाँ लिख देता हूँ, और तीसरा तरीका मैं इधर लिख देता हूँ। पहला तरीका है कि सपोज दोनों लाइन्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। आपने पहली लाइन ड्रॉ की, मान लो ये लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, और एक ही लाइन ड्रॉ की आपने a2x + b2y + c2 = 0, और इन दोनों लाइन्स ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया। तो ये जो कोऑर्डिनेट है x, y, यही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कहलाएगा। x, y विल बी द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। और इसमें सिर्फ इस केस में यदि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, क्या हो, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, 1 सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। कंसिस्टेंट का मतलब है एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आए हों उसके।
अब अगर बात करते हैं, ये दो लाइंस थी, दो लाइंस अगर एक दूसरे के ऊपर ही आए, जस्ट जैसे एक लाइन ये थी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आई, जस्ट दोनों लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक। तो अगर ये कोइंसाइड कर रही हैं, एक के ऊपर दूसरी लाइन आई है, तो हर एक पॉइंट इनका एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट इनका सॉल्यूशन है। हर एक पॉइंट, हर पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा है इनका, हर एक पॉइंट इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ये भी आप कह सकते हो इंटरसेक्ट कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये सेकंड केस है, कब, जब लाइंस कोइंसाइड करें, लाइंस कोइंसाइड। तो जब लाइंस कोइंसाइड करती हैं तो क्या होगा, यहाँ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और ये भी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है, कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। थर्ड केस है, जब लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये थर्ड केस है, लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा, तो यहाँ आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तभी मिलता है जब इंटरसेक्शन हो, नो सॉल्यूशन। और ये इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है, इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपको होगा सर ग्राफिकली अगर हम दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे तभी हम पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन एक है, बहुत हैं या कोई भी नहीं है। लेकिन एक और मेथड भी है जिसकी मदद से आप बिना इसको ड्रॉ किए ये पता लगा सकते हो कि इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या बहुत सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे हम उसकी तरफ, आपको दिखाते हैं किस तरह से हम विदाउट ड्रॉइंग द लाइंस ऑन द Cartesian plane we can find out the number of solutions in the pair of linear equation in two variables. So without drawing these lines on the Cartesian plane we can find out the number of solutions in the pair of linear equation in two variables. किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए हमको क्या करना है कि जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट का रेशियो लेना है, ठीक। जैसे x के कोफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, तो आप रेशियो लीजिए a1 अपॉन a2 और इधर कोफिशिएंट लीजिए b1 अपॉन b2। अब अगर इनका रेशियो बराबर नहीं है तो ये आता है यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, एक एग्जाम्पल भी लेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यदि आप इन दोनों को कंपेयर करें और ये दोनों यदि इक्वल नहीं आ रहे हैं तो उस केस में यहाँ एक ही सॉल्यूशन होगा। सपोज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस तरह से है। यानी कि एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के जो रेशियोज हैं वो सभी सेम हैं, एक लाइन दूसरी लाइन को कोइंसाइड कर रही है। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो वहाँ आएगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर रेशियो इस तरह से है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये आएगा नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन ये भी कंसिस्टेंट में आता है और यहाँ लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ ए भी कंसिस्टेंट में आएगा, यहाँ भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। और नो सॉल्यूशन में जबकि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और कोइंसाइड करती हैं एक दूसरे को, कोइंसाइड जरूर लिख लेना, सारे पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं। नो सॉल्यूशंस में लाइंस आर पैरेलल और ये इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने मौजूद है इनमें से हमको बताना है किस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। अब रेशियो लो तो ये a1 का काम कर रहा है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर सकते हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 5 हो गई, b1 की वैल्यू -4, c1 की 8,
A2 की 7, B2 की 6, C2 की -9। कंपेयर करना है आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2। देखिए क्या होता है, तो रेशियो लिया हमने 5/7 और ये हो गया -4/6 और इधर है 8/-9। तो देखो ये रेशियो आपस में बराबर है ही नहीं, यही बराबर नहीं है। तो अगर A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो हमने आपको बताया था यहाँ आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट में आता है। एक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट में आ जाएगा। इसमें आप देखो तो 9/18, 3/6, 12/24, तो ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, सारे रेशियो बराबर आ रहे हैं। यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। ये कब होता है? ये होता है इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस में, जब बहुत सारे सॉल्यूशंस हों, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो ये भी कंसिस्टेंट में आता है। इसके बाद आया ये, इसका रेशियो लो तो ये हो गया 6/2 -3/-1 और 10/9। देखो तो ये आ गया 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1, और ये तो कैंसिल होगा ही नहीं। तो ये रेशियो A1/A2 ये बराबर आ रहा है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है 10/9 की, और यही कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। और नो सॉल्यूशन किस में आता है? इनकंसिस्टेंट में। ठीक, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब चलते हैं आगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अलजेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, 3 मेथड मैंने आपको बताए थे इसमें। एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद हटा दिया है ना। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है। अगर मान लो ये 2 इक्वेशन आपको दी हैं, तो आपको क्या करना है कि एक इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरी इक्वेशन में रख दो। इतना काम ध्यान से समझना। इसमें से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो और उसे इस वाली इक्वेशन में रख दो। ठीक, ये हम कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 3 मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। तो क्या करने जा रहे हैं, पहली जो इक्वेशन दी लिखी है x + 3y = 6। अब जैसे सपोज आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 3y को उधर ले जाओगे तो x = हो गया 6 - 3y। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। मान लो आपने क्या किया कि ये जो इक्वेशन x की वैल्यू आपने जो निकाली है, इसको आप इक्वेशन थर्ड में रख दो। तो आप लिखोगे पुट x = 6 - 3y इन इक्वेशन थर्ड। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × x की जगह पर 6 - 3y रखना है। 6 - 3y - 3y = 12। मल्टीप्लाई करो इसका तो ये हो गया 12 - 6y - 3y = 12। 12 उधर जाएगा तो कैंसिल हो गया ये, यानी कि ये हो गया -9y और इधर हो जाएगा 12 - 12। इट मीन्स -9y = 0, यानी कि y की वैल्यू 0 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 0 आई है, ये जो y की वैल्यू 0 आई है, इसको चाहे तो आप पहली इक्वेशन में रखो, चाहे दूसरी में रखो, किसी में भी रखो, और रख के x की वैल्यू निकालनी है आपको। y तो निकल आया, x और निकालना है। जैसे मान लो मैं इसी में रख देता हूँ। ठीक है, पुट y = 0 इन इक्वेशन 2। क्या होगा, x = 6 - 3 × 0, यानी कि x = आ गया 6। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आया x = 6, y = 0, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये था मेथड 1। क्या था, दोबारा बता दे रहा हूँ। एक इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो और उसे दूसरे में रख दो। देखो हमने पहले से x की वैल्यू निकाली, दूसरे में रख दी। जब y की वैल्यू आ गई तो उसे इनमें से किसी में भी रखो जो आपका मन करे। मैंने इसमें रखा, x की वैल्यू आ गई, सॉल्व हो गया। ये तो था पहला मेथड। अब चलते हैं हम सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसी को लिख लेता हूँ दोबारा से। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12।
तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है एक वेरिएबल को हटाना है, एलिमिनेट का मतलब है हटाना है उसको बिल्कुल। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को रखना, और एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। कोई भी वेरिएबल तभी हटेगा जब वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट दोनों सेम हो। जैसे देखो यहाँ y है, 3 है, दोनों सेम है, अभी हट सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब अगर इस पूरे को मैं ऐड करूँ एक तरह से, तो देखो ये कैंसिल हो गया आपस में, 3y से 3y कैंसिल हो गया। और 2x यहाँ जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है भाई, 2x में 1x जोड़ोगे कितना आएगा, 3x। और 12 और 6 कितना हो गया, 18। x इजिकल टू कितना आया, 18/3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। अब ये जो x की वैल्यू 6 है, फर्स्ट सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में रखो आप। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, मान लो आपने रखा पुट x इजिकल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, तो ये हो जाएगा x की जगह ये लिखा है ना x प्लस 3y इजिकल टू 6, x की जगह पर रखो 6 प्लस 3y इजिकल टू 6, तो 3y इजिकल टू आ गया 6 माइनस 6, 3y इजिकल टू 0, यानी कि y इजिकल टू 0 आ गया। देखो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। अब आप कहोगे सर जी इक्वल ना मिले, तो ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल आपको ना मिले, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल मिल जाएं। अब जैसे मान लो मैं ये वाले टर्म को एलिमिनेट करूँगा, अब x वाले को कैसे करूँगा एलिमिनेट, ध्यान से देखना। मैं अब x वाले टर्म को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, तो एलिमिनेट करने के लिए इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोफिशिएंट सेम तो है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। और ये इक्वेशन तो पहले से लिखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब ऐड करने से तो काम होगा नहीं, ऐड करने से ये घटेगा थोड़ी, ये तो और जुड़ जाएगा, 4x हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले साइन हटा लो एक थोड़ी देर के लिए, तो ये माइनस का 2x है, प्लस का 3y है, माइनस का 12 है। तो देखो 2x प्लस का माइनस का 2x ये तो हट गया, 6 प्लस का 3y प्लस का तो 9y हो गया, और 12 में से 12 हट गया तो 0 आया, तो y की वैल्यू तो 0 आ गई। अब इस y की वैल्यू को या तो इस पहली वाली इक्वेशन में, दूसरी वाली में, किसी में भी रख लो, ठीक है। तो आपने रखा पुट y इज इक्वल टू 0 इन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। तो देखो यहाँ से भी यही आंसर आया। तो ये तरीका था किसका, ये था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ज़रा यहाँ से इनको दोनों को कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिख लो। तो देखो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -12। ठीक है, a1 की 1, a2 की 2, b1 की 3, b2 की -3, c1 की -6, c2 की -12। अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ दो वेरिएबल है ना, तो लिखो ऐसे x अपॉन, इधर लिखो y, वो भी माइनस का अपॉन, इधर लिखो 1 अपॉन, इस तरह से। अब इसको करते कैसे हैं देखो, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका मल्टीप्लाई करिए इधर और इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, पहले नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ। कैसे करेंगे देखो, हमें निकालना है x के लिए, तो x वाला टर्म हाइड कर दो, यूं x वाला टर्म हाइड करोगे तो ये भी हट गए, यहाँ से चले गए ये रहे। अब ये जो रह गए इसमें इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, ये तो निकल आया x के लिए। अब आपको चाहिए मान लो y के लिए, तो y के लिए चाहिए तो b1 वाला पार्ट हट जाएगा,
तो देखो ये x वाला रह गया और ये c वाला रह गया, यानी कि b1 b2 हट जाएंगे। अब a1 का मल्टीप्लाई इधर, a2 का इधर, तो ये हो गया a1 c2 माइनस a2 c1। अब आपको चाहिए c वाला पार्ट, तो यहाँ b1 b2 रहने दो। अब ये c वाले को हाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये c वाला हाइड हो गया, ये हट गया यहाँ से, तो a1 b2 a2 b1, ठीक है, a1 b2 a2 b1, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अभी वैल्यू सब आपके पास है, यहाँ रख लो। तो x अपॉन b1 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू है -12, माइनस b2 की वैल्यू कितनी है -3, और c1 की वैल्यू कितनी है -6, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है 1, और c2 की वैल्यू कितनी है -12, माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 2, c1 की वैल्यू कितनी है -6, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -3, और a2 की वैल्यू है 2, और b1 की वैल्यू है 3। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आया माइनस का 36, माइनस माइनस प्लस, और फिर से माइनस से कितना हो गया 18, ये आया माइनस वाई अपॉन -12, और इधर ये भी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया ये, ठीक है, और इधर ये आया 1 अपॉन -3, और ये हो गया 3 to the 6 -6, ठीक है। अब ज़रा इसको सॉल्व करो तो ये हो गया x अपॉन 8 और 6 14 1 3 2 4 5 हो गया ये, और ये माइनस वाई अपॉन 0 हो गया, और 1 अपॉन -9 हो गया। अब एक बार आप इसको कंपेयर करो इस वाले टर्म के साथ, और एक बार इसको कंपेयर करो इस वाले टर्म के साथ, ठीक। कंपेयर करोगे तो क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ये इस तरह से हो जाएगा x अपॉन -54 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन -9, ठीक है। कंपेयर करो, पहले इस वाले को कंपेयर करो इसके साथ, तो ये हो जाएगा x अपॉन -54 इज इक्वल टू 1 अपॉन -9, यानी कि x इज इक्वल टू -54 अपॉन -9, कैंसिल हो गया 6 टाइम्स। और इसको कंपेयर करोगे -y/0 इज इक्वल टू 1 अपॉन -9, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 0/-9, यानी कि y की वैल्यू 0। तो देखो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से ये 3 मेथड हैं जिनसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक दो हम वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस है एक शहर में जिसमें फिक्स्ड चार्जेस के साथ साथ पर किलोमीटर का चार्ज भी देना होता है, ठीक। अगर 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया है तो 105 रुपये देने पड़े, और अगर 15 किलोमीटर का सफ़र तय किया है तो 155 रुपये देने पड़े। तो आपको बताना है फिक्स्ड चार्जेस कितने थे और पर किलोमीटर चार्ज कितना था, और अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर्स की दूरी तय करता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको डिस्टर्ब करते हो तो आप प्रैक्टिकली इनको एज्यूम कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाए। जैसे सपोज़ आपने एज्यूम कर लिया कि मैं एक टैक्सी कर रहा हूँ, वाह क्या टैक्सी है, पुराने ज़माने की टैक्सी। अब ये जो टैक्सी है आप कहीं भी लेकर के जाओ, इसको 500 रुपये चाहिए, चाहे आप चलो या मत चलो 500 रुपये तो ये लेगा, प्लस जितने किलोमीटर आप चलोगे उसका चार्ज मान लो आपसे ₹20 पर किलोमीटर का चार्ज और ले रहा है। अब मान लो आपने 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया, 100 किलोमीटर का, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ये तो देखो फिक्स्ड चार्ज है, ये तो आपको देना ही है, यानी कि 500 रुपीज़ तो आपको देने ही हैं, प्लस पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का 20 रुपये, और आप चले कितना 100, तो 20 इंटू 100, ये 20 क्या था, ये पर किलोमीटर चार्ज है, और ये 500 क्या है, ये फिक्स्ड चार्ज है। दूरी कितना चले आप, दूरी 100 चले, तो कुल मिलाकर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 500 प्लस ये कितना हो गया 2000, यानी कि 2500 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिकली आपने एक एग्जाम्पल अपने मन में एज्यूम कर लिया। तो आपको फिक्स्ड चार्ज नहीं पता, पर किलोमीटर चार्ज नहीं पता, ये पता है कि कितना दूरी चले थे। तो जो नहीं पता है उसको एज्यूम करो। जैसे फिक्स्ड चार्ज है तो आप यहाँ लिखोगे लेट द फिक्स्ड चार्ज
BX, ये आपने x मान लिया, और पर किलोमीटर जो चार्ज था, पर किलोमीटर चार्ज आपने सपोज कर लिया ये कितना है, तो ये है y। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1, यानी कि जो कंडीशन है क्वेश्चन की उसको अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो देखिए पहली कंडीशन के हिसाब से 10 किलोमीटर चले थे, रुपीज़ देने पड़े 105, ठीक। तो ये देखो फिक्स्ड चार्ज आपने एज्यूम कर लिया x, पर किलोमीटर चार्ज आपने एज्यूम कर लिया y, और डिस्टेंस चले हैं 10। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो देखो इक्वेशन बनेगी x + 10y इज इक्वल टू, रुपये कितने देने पड़े, ये टोटल रुपये निकल के आया ना, कितने रुपये देने पड़े उसको, 105। तो यहाँ आपने लिखा 105। तो देखो पहली कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनी x + 10y इज इक्वल टू ₹105। सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन आप बनाओगे तो क्या बनेगा, x प्लस कितनी दूरी चले थे 15 किलोमीटर, तो 15y कितना अमाउंट हो गया 155। इनको अब आपको सॉल्व करना है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। वैसे तीनों में से मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ एलिमिनेशन अच्छा मेथड है। ये दोनों देखो सेम है ऑलरेडी, तो आपको क्या बस माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएंगे तीनों के, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा -5y, इधर बचा 5 से 5 0, 5 0 यानी कि 5, और माइनस, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 5 टाइम्स ये 10, तो y की वैल्यू आ गई 10। y क्या है, y निकाला था आपने पर किलोमीटर चार्ज। अब इस y की वैल्यू 10 जो है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में रखो इसमें, तो इक्वेशन में रखोगे तो क्या आएगा, तो ये हो गया x + 10 × 10 इज इक्वल टू ₹105, यानी कि x + 100 इज इक्वल टू 105, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 105 - 100, यानी कि x की वैल्यू आई ₹5। तो ये फिक्स्ड चार्ज है। अब x की वैल्यू भी आ गई ₹5 और y की वैल्यू भी आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 25 किलोमीटर अगर जाएगा तो कितना चार्ज लगेगा, तो फॉर 25 किलोमीटर x + 25y निकालना पड़ेगा आपको, कितना आता है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो x तो है ऑलरेडी 5 + 25 × y की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 5 + 250, यानी कि ₹255 उसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स है ना, इसमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो सकते हैं कि 8 बॉल हैं, 8 बैट हैं, इनकी कीमत इतनी है, और 5 बॉल हैं, 7 टेबल, इनकी कीमत इतनी है ना, या टेबल बोल रहा हूँ, बैट सॉरी, है ना। तो उनकी आपसे निकलवाएगा वैल्यूज, आप निकाल सकते हो। ऐसे ही एज है, एज वाले क्वेश्चन भी हैं कि 5 साल पहले ये एज थी 2 लोगों की, और 10 साल बाद ये एज है 2 लोगों की, बताओ। ये बोट वाले हैं, जो बोट वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है फ्रैक्शन के आते हैं कि फ्रैक्शन में इतना जोड़ दिया, न्यूमरेटर में इतना जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में 2 कंडीशन बनेगी। तो ये इतने तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे वहाँ पर देखने के लिए। इस क्वेश्चन को करते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऋतु एक गर्ल का नाम है, वो डाउन स्ट्रीम जा सकती है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, ठीक है, और अप स्ट्रीम जा सकती है 4 किलोमीटर, वो भी 2 आवर्स में। आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ रोइंग निकालिए, स्टिल वाटर में कितनी होगी, और स्पीड ऑफ करंट ये बताना है। तो ज़रा ध्यान से समझिए। सपोज ये वाटर है यहाँ, ठीक है, तो ये है रिवर या पानी, जहाँ पर ये रही एक बोट बना देते हैं भाई, वाह क्या बोट है, और यहाँ है कोई व्यक्ति जो बैठा है, व्यक्ति छोटा लग रहा है नाव के मुकाबले, नहीं, इस व्यक्ति को थोड़ा बड़ा बनाओ, चल भाई बन गया, ठीक है। तो अब अगर कोई व्यक्ति इस नाव को चला रहा है, कोई व्यक्ति क्या, ऋतु नाम की एक बच्ची है जो इसको चला रही है, तो जब पानी ठहरा हुआ है, स्टिल, यानी कि वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, वाटर स्टिल है बिल्कुल, तो नाव की स्पीड अलग होगी, ठीक है, स्पीड अलग होगी।
और जब पानी भी फ्लो कर रहा है और नाव भी चल रही है तो स्पीड अलग होगी। ये दो केस हो गए। आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। साइकिल आप चलाते हो, अभी नहीं चला रहे हो तो चलाई होगी, है ना। अगर अभी नहीं चलाते हो तो आपने चलाई होगी साइकिल। तो साइकिल में क्या होता है, साइकिल में ये होता है कि जिस साइड आप साइकिल चला रहे हो उसी साइड अगर हवा हो तो साइकिल जो है वो तेज चलती है। जिस डायरेक्शन में साइकिल रन कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर एयर है, हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में, तो आपने देखा होगा आपको एफर्ट कम लगाना पड़ता है, साइकिल ऑटोमेटिकली चलने लगती है एक तरह से। अब एक कंडीशन है, जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एयर है, तो अब क्या होगा, जो स्पीड आपकी होनी चाहिए उससे कम स्पीड हो जाएगी इस एयर की वजह से, क्योंकि ये एयर अपोजिशन कर रहा होगा। तो वही कहानी यहाँ भी है। अभी स्टिल वाटर होगा, स्टिल वाटर में स्पीड बोट की अलग रहेगी, और अगर वाटर फ्लो करने लग जाए तो स्पीड अलग होगी। ठीक है, फ्लो करने लग जाए तो स्पीड अलग होगी। अब आपसे कह रहा है डाउन स्ट्रीम वर्ड है एक, तो डाउन स्ट्रीम, और एक वर्ड है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जब बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और पानी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी कि वाटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वाटर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम का मतलब है बोट की स्पीड जो थी पहले से ओरिजिनल स्पीड वो तो है ही, वाटर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, वाटर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर पानी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मान लो पहले स्पीड इसकी 40 थी और वाटर फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टोटल स्पीड कितनी होगी, टोटल स्पीड 42 हो जाएगी कि नहीं, ये और ये दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। और मान लो ये 40 की स्पीड से बोट चल रही थी शांत पानी में, अब पानी जो है वो उल्टी डायरेक्शन फ्लो हो रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, तो अब क्या होगा, अब ये घट जाएगा, तो 40 में से 2 माइनस होगा तो अब हो गया 38 किलोमीटर पर आवर। तो अगर पानी के फ्लो होने की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो स्पीड जुड़ती है, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये स्पीड घट जाती है। अब क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमने आपको बताया डाउन स्ट्रीम क्या है, बोट की जो स्पीड थी वो प्लस स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। आपसे कह रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम वाला केस देखो, डाउन स्ट्रीम हो रहा है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, लिख लो ऐसे, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ बोट, या रोइंग लिख लो खाली, बी एक्स एंड स्पीड ऑफ करंट बी वाई। जो बोट की स्पीड है वो एक्स मान ली और जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड वाई मान ली। अगर बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम विल हैव स्पीड, जब बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगी यानी कि जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वाटर करंट भी है, तो क्या होगा, जो बोट की स्पीड है उसमें वाटर करंट की स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये क्या है, ये एक तरह से स्पीड है, टोटल स्पीड होगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है, कितनी दूरी तय की है 20 किलोमीटर, कितने टाइम में 2 आवर्स में। तो देखो एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से 10 टाइम्स कट गया इज इक्वल टू 10, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, डाउन स्ट्रीम तो हो गया, अब आया अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, तो जो बोट की स्पीड थी उसमें से वाटर की जो स्पीड है वो घट जाएगी, और यहाँ आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगेन क्यों आ रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये स्पीड है ना, और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसीलिए हो रहा है। तो डिस्टेंस कितनी थी यहाँ
डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम है 2। तो अगेन ये 2 आ गया, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 12, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अभी x की वैल्यू रख दो इसमें, तो ये आ गया 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू होगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ लिख सकते हो स्पीड ऑफ रोइंग, ये तो हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।